दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें सियासत से लेकर के देश की उपलब्धियों पर बात हुई है। अधिवेशन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी को 370 सीट जीतने का लक्ष्य दिया और प्रधानमंत्री ने लाल किले से उठाए गए सरकार के सामाजिक न्याय के मुद्दों को बताया। साथियों, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय जैसे विषय को लाल किले से उठाया। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों पर लाल किले से नाराजगी व्यक्त की थी। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और देश को अस्थिर करने की साजिश करने का आरोप लगाया। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने विकास की दिशा में किए गए हर काम का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कांग्रेस में चल रही कलह की वजह बताई। और प्रधानमंत्री ने बताया कि कांग्रेस के अंदर बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है और बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन मजा यह है कि सिद्धांतों की नहीं चल रही है, योजनाओं को समझ में नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस दो धड़ों में बट गई है। एक धड़ा मोदी को बदनाम करने में लगा है। कांग्रेस में एक वर्ग है जो कहता है कि मोदी से तीखी नफरत करो, मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाओ, मोदी की छवि खराब करने के लिए हर हथकंडे अपनाओ। एक वर्ग है। कांग्रेस के अंदर एक दूसरा वर्ग भी है जो कांग्रेस की मूल परंपराओं से निकला हुआ है, जो कहता है कि मोदी पर व्यक्तिगत आरोप, नफरत से कांग्रेस को बाहर निकालो। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कांग्रेस को परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जननी बताया। तो प्रधानमंत्री ने अधिवेशन में पिछले 10 सालों में विदेश नीति का भी जिक्र किया। पीएम ने बताया कि आज पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है और भारत की बढ़ती ताकत से दुनिया उसे सलाम कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त है। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया। ये संकल्प है विकसित भारत का। इधर राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए बीजेपी की सरकार को जरूरी बताया और तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यकर्ताओं से जी जान से जुटने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले 5 साल देश के विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहद अहम है और ये लक्ष्य सिर्फ बीजेपी ही हासिल कर सकती है। आज देश की जनता कह रही है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा, बल्कि देश के विकास का सपना ही हमारा संकल्प है।
अधिवेशन के जरिए प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 सीटों को जीतने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिया और अगले 100 दिन क्षेत्र में जाकर के नई ऊर्जा, नई उमंग और नए जोश के साथ काम करने का मंत्र दिया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विपक्ष के नेता भी एनडीए 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। आखिर में प्रधानमंत्री संबोधन खत्म करने से पहले 400 का संकल्प दोहराया। साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। भारत माता की मैं समझता। इधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो वादा किया उसे पूरा ही नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री तो बात बनाने में उनका कोई जवाब नहीं है। झूठ को सच, सच को झूठ, तो वही काम वो कर रहे हैं। जितने भी उन्होंने वादे किए पिछले 10 सालों में, एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उन्होंने मूर्ख बनाने का काम किया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि राम मंदिर का निर्माण अगले 1000 सालों के लिए भारत में राम राज्य का संकेत है। इसके अलावा प्रस्ताव में कहा गया कि अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। प्रस्ताव में कहा गया कि श्री राम, सीता जी और रामायण भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हर पहलू में मौजूद है। इसमें कहा गया कि हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भी श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीर है, जो इस बात का प्रमाण है कि श्री राम मौलिक अधिकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रस्ताव के मुताबिक महात्मा गांधी के दिल में भी राम राज्य था, जो कहते थे कि आदर्श लोकतंत्र का मतलब ही राम राज्य है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कई प्रस्ताव पारित हुए। साथ ही बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ वंशवाद की राजनीति करता है। और अधिवेशन में राम मंदिर के लिए चले आंदोलन पर एक फिल्म दिखाई गई, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 दिन के कठिन अनुष्ठान का भी जिक्र रहा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया। जन्मभूमि मंदिर का संकल्प जन जन का संकल्प था। इस संकल्प की संघर्ष यात्रा में स्वयं को जोड़ा नरेंद्र मोदी ने। अधिवेशन में कई प्रस्ताव भी पारित किए। राम मंदिर पर प्रस्ताव पारित करने के साथ विकसित भारत मोदी की गारंटी वाला प्रस्ताव भी लाया गया और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय किया। इसके अलावा कांग्रेस INDIA गठबंधन हताशा का प्रतीक प्रस्ताव भी पारित किया गया। अमित शाह ने प्रस्ताव को रखा, जिसका अनुमोदन अर्जुन मुंडा ने किया। इस मौके पर अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंटल अलायंस और डायनेस्टिक अलायंस के बीच में देश की जनता को पसंद करना है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों का ये गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है। उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पूरे विपक्षी दल पर जमकर निशाना साधा। और अमित शाह ने INDIA गठबंधन के कुनबे पर सवाल उठाया। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को PM बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को CM बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को CM बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को CM बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को CM बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को CM बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अमित शाह ने INDIA गठबंधन में शामिल दलों की 2G, 3G और 4G के जरिए व्याख्या की। इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टी, 2G
2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि 75 सालों में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन देश का समग्र विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में ही हुआ है। 2 दिन तक चले राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के कमर कस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के संकल्प को आगे बढ़ाया। और बीजेपी का 2024 चुनाव के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया। 6 मिनट के थीम सॉन्ग का टाइटल एक बार फिर मोदी सरकार है। इस वीडियो में पीएम मोदी के चेहरे को ही भुनाया गया है। वीडियो में बीच बीच में पीएम मोदी के कार्यकाल में देश के नाम दर्ज हुई बड़ी उपलब्धियों की झलकियां भी दिखाई गई। राष्ट्रीय अधिवेशन में 14 राष्ट्रीय भाषाओं में बने इस गीत को पेश किया गया। और अमित शाह ने इस लोकसभा चुनाव की तुलना महाभारत के युद्ध से की। अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में, जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। भारतीय जनता पार्टी ने जनवरी में भी अपना एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था। 25 जनवरी 2024 को लॉन्च किए गए इस थीम सॉन्ग के बोल थे, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस में झगड़े की वजह भी बताई। क्या इसीलिए कांग्रेस संगठन में पार्टी छोड़ने की होड़ मची हुई है? महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के नाम की भी अटकलें तेज हैं। वैसे कमलनाथ लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। इधर कमलनाथ को लेकर के कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा। शनिवार को कमलनाथ मध्य प्रदेश से अचानक दिल्ली पहुंच गए और ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी कि वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। दावा ये भी है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो वहीं कमलनाथ के घर से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिनसे ऐसा लगने लगा है कि वो बहुत जल्द अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल दिल्ली स्थित कमलनाथ के घर पर जय श्री राम लिखा झंडा लगाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये झंडा कुछ दिनों पहले ही लगाया गया है। एक ऐसी चिन्ह भी है जिससे लगता है कि ये आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि इनके जो घर के ऊपर में एक झंडा लगा है, जिस झंडे पे जय श्री राम है, और ये झंडा भी हाल में ही ये झंडा लगाया गया है। यही नहीं, कमलनाथ के करीबी नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें उन्होंने जय श्री राम के साथ तेरे राम, मेरे राम, तुझमें भी राम, मुझमें भी राम लिखा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में पार्टी छोड़ने वालों की एक लिस्ट बनाई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी में जाने वाले 58 नेताओं में से सिर्फ 7 नेता ही चमके हैं। तो सवाल ये है कि क्या कमलनाथ ने हाथ का साथ छोड़ने का मन बना लिया है और क्या कांग्रेस कमलनाथ को रोकने की कोशिश कर रही है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन की फोटो जारी नहीं करने को लेकर के बवाल मच गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल की टीम को कैमरा लेकर मंदिर में एंट्री नहीं करने दी गई। यही नहीं, मंदिर प्रशासन ने जो तस्वीरें खींची उन्हें जारी भी नहीं किया। हमने फोटो तो लेना तो वास्तविक है, पर हमें मना किया गया। कैमरा जीवी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि ये तो 1 नेशन 1 फोटो का देश है, पर 4 घंटे बाद उन्होंने हमें कुछ फोटो भेजा जो उन्होंने लिया था, और वो राहुल जी का था। वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, गर्भगृह का नहीं था। यही नहीं, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा। कि बिल्कुल ऊपर से आदेश आया होगा,
जो कैमरा जीवी दिल्ली में बैठे हुए हैं और कैमरा जीवी के छोटे भाई जो उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया होगा कि राहुल जी का फोटो लेना मना है। राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की तस्वीरों को लेकर सियासत यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भी तस्वीरों की आड़ में बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश तेज कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर सरकार के इशारे पर काशी विश्वनाथ दर्शन की तस्वीरें नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग घबराते हैं, ये डरते हैं, ये तानाशाह है, ये डरपोक है, ये कायर है। अगर ये सब ना होते तो ये फोटो रिलीज कर देते। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने निराधार बताया, जबकि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि राहुल गांधी ने गर्भगृह में पूजा ही नहीं की। कांग्रेस ने राजेंद्र तिवारी से पूजा कराने का दावा किया, लेकिन ट्रस्ट ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि राजेंद्र तिवारी नाम के कोई पुजारी ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस मंदिर समिति के इस दावे को खारिज करती दिखी। आज बाबा का गर्भगृह में उन्होंने बाकायदे अभिषेक किया और बाकायदे बाबा का ध्यान किया, वो फोटो अभी तक प्रशासन ने नहीं दिया। कांग्रेस तो कांग्रेस, उसकी सहयोगी पार्टियों को भी राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ दर्शन की तस्वीर पर राजनीति करने का मौका मिल गया। और ताजा बीजेपी की गुगली पर क्लीन बोल्ड हुई आरजेडी, इसे भुनाती नजर आई। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस बहाने नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। कैमरा तो इस देश में एक ही व्यक्ति के लिए सुरक्षित है, मतलब कैमरा ना हो तो वो व्यक्ति, वो मोर को दाना खिलाए तो कैमरा है, ईश्वर के समक्ष जाए तो कैमरा है। तो खैर वो अपना कांग्रेस पार्टी और राहुल जी का, अगर बाकियों को इजाजत देते हैं उन्हें नहीं देते हैं तो अलग बात है। वहीं कांग्रेस की फोटो पॉलिटिक्स पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने तो राहुल गांधी को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बता दिया। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कांग्रेस तिल का ताड़ बना रही है। सीधी सी बात है, लोग जान तो रहे हैं कि वो विश्वनाथ गए थे, फोटो का क्या मतलब होता है। इस तरह की छोटी छोटी बातों को पब्लिक करना बहुत अच्छी बात नहीं। वहीं बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। ये दोहरे मानदंड है, एक तरफ आस्था को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती है और दूसरी तरफ इस तरह के बयान उनके नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं, जिससे ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हम हिंदुत्व से दूर नहीं हैं। यही नहीं, हाल ही में कांग्रेस से निकाले गए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राम के नाम से नफरत करोगे, राम के न्योते को ठुकराओगे और मंदिरों में धक्के खाते घूमोगे तो भला सनातन कैसे मजबूत होगा। सवाल है, मंदिर सब जा सकते हैं, लेकिन आपका भाव क्या है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर वायनाड गए राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन से वापस प्रयागराज पहुंच गए और तय कार्यक्रम के हिसाब से उन्होंने आनंद भवन से अपनी संगम नगरी की यात्रा शुरू की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के रोड शो में नजर आए। यही नहीं, लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ छात्राओं ने राहुल को गुलाब के फूल भी दिए, जिसके बाद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सरकार पर युवाओं को पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक कर आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को कई मुद्दों पर घेरते हुए जनता से जातीय जनगणना को हथियार बनाने का आह्वान भी किया। बुढ़िया के बाल नाम से मशहूर कॉटन कैंडी पर पाबंदी लगा दी गई है। रंगीन रुई की मिठाई की बिक्री और उत्पादन दोनों पर रोक लगा दी गई है। क्यों? देखिए आप, ये फैसला तमिलनाडु और पुडुचेरी की सरकार ने किया है। इसकी वजह यह है कि इसमें कैंसर पैदा करने वाला केमिकल मिलाया जाता है। कॉटन कैंडी में कैंसर पैदा करने वाला केमिकल रोडोमाइन बी पाया गया है। रोडोमाइन बी का इस्तेमाल आमतौर पर कपड़ा उद्योग में किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच में केमिकल की मौजूदगी की पुष्टि की है। जांच में पता चला कि गुलाबी कैंडी में रोडोमाइन बी केमिकल है, जबकि नीली कैंडी में रोडोमाइन बी और एक अज्ञात रसायन है। खाद्य विश्लेषकों ने दोनों नमूनों को घटिया और असुरक्षित माना है। हालांकि बिना रंग वाली कॉटन कैंडी बेची जा सकती है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कई जगह पर प्रदर्शन हुए।
संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी की यूथ विंग ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला तो दिल्ली में हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी के पोस्टर जलाए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक रैली के मैदान में ममता बनर्जी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। यूसीसी वन इलेक्शन के साथ किसान आंदोलन को लेकर वो केंद्र सरकार पर बरसी। आज किसान लोग रास्ते में जल रहे हैं, किसान लोग आज रास्ते में मर रहे हैं। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय जनगणना होगी। इसके लिए सीएम सोरेन ने प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में प्रवेश करेगी। प्रियंका गांधी भी कल यात्रा में शामिल होंगी। रायबरेली में भी राहुल की जनसभा होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव सलीम शेरवानी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। अपनी मांगों को लेकर के मोर्चे पर डटे किसानों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा कर दिया। आंदोलन के छठे दिन हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, जिससे किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। प्रशासन की तरफ से 2 दिनों के लिए 19 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई है। हरियाणा के जिन 7 जिलों में पाबंदी लगाई गई है उनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है। वहीं आज चौथे दौर की बैठक से पहले पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने पीएम मोदी से मामले का हल निकालने की अपील की। निर्णय तो देश के प्रधानमंत्री जी ने करना है। अगर उन्होंने विल पावर दिखा दी तो मुझे लगता है समस्या का समाधान निकल जाएगा। किसानों की मुख्य मांगों की बात की जाए तो हर हाल में फसल पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। 60 साल के ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन मिले। मनरेगा में हर साल 200 दिन की मजदूरी मिले और मजदूरी की रकम बढ़ाकर प्रतिदिन 700 रुपए की जाए। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी समेत और भी कई मांगे सरकार के सामने रखी गई हैं। किसान आंदोलन की वजह से बंद हुई दिल्ली की सीमाओं का असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। बॉर्डर सील होने से ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच रहे, जिससे दुकानों पर सन्नाटा पसर गया और दुकानदारी पूरी तरह से ठप हो गई। टिकरी बॉर्डर पर मौजूद बाजार में ग्राहकों के न पहुंचने से दुकानदार परेशान नजर आए। जो मार्केट ग्राहकों से गुलजार हुआ करती थी, यहाँ के दुकानदार जो है अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यहाँ पर ग्राहक पहुंचेंगे और कब उनकी दुकानदारी बढ़ेगी। यानी ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि बॉर्डर बंद होने से यहाँ की दुकानदारी पर खासा असर जो है देखने को मिल रहा है। वहीं दुकानदारों ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। भी ये किसान आंदोलन की वजह से बिल्कुल काम बंद हो गया था। अब की बार भी ये बिल्कुल किसान तो वैसे 200 किलोमीटर बैठे, लेकिन प्रशासन ने बहुत परेशान कर रखे हैं। दुकानदारों ने दावा किया कि अगर हालात नहीं बदले तो उन्हें काम बंद करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समस्या है, कस्टमर आ नहीं रहा है, किराया कहां से भरेंगे। स्थितियां बहुत खराब हैं। अगर आगे स्थिति बढ़ गई तो खराब ही होगी। दुकान बंद करके भागना ही पड़ेगा। दुकानदारों ने इस लड़ाई में गरीबों के पिसने का आरोप लगाया। किसानों को दिल्ली के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। वहां बैरिकेड्स लगाने के साथ ही कटीले तारों का जाल भी बिछाया गया, जिससे किसी भी हालत में किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा सके। इसके साथ ही सिंघू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया। सिंघू बॉर्डर पे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सीमेंटेड ब्लॉक हैं और कटीले तारों को लगाया हुआ है, साथ में बैरिकेटिंग और वज्र वाहन है और उसके पीछे जो कंटेनर है मिट्टी भरकर उनको रखा हुआ है, ताकि कितनी भी बड़े और भारी वाहनों के साथ अगर किसान आते हैं तो वो इस बॉर्डर को बिल्कुल भी पार ना कर पाए। वहीं इस बात की तैयारी भी रखी गई है कि अगर किसान जबरन बॉर्डर पार करने की कोशिश करें तो उन्हें तितर बितर किया जा सके। यूपी के चंदौली में आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया। चंदौली में बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहा बुलडोजर एक ट्रेन से टकरा गया, जिसके बाद बुलडोजर के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ट्रेन का इंजन भी क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे में ट्रेन का ड्राइवर घायल हो गया, हालांकि यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे में गाड़ियों की आवाजाही बंद है। सोनमर्ग से आए वीडियो में बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई दिखी। पाकिस्तान के चुनाव में धांधली के आरोप सही साबित होते नजर आ रहे हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली ने धांधली की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
यही नहीं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर लियाकत अली ने अपने साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सजाए मौत देने की भी बात कही। जैसे ही रावलपिंडी के कमिश्नर ने पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त और चीफ जस्टिस पर सवाल उठाए, उनके अगल बगल बैठे दोनों अधिकारी सकपका गए और फौरन वहां से उठकर निकल गए। दरअसल इन अधिकारियों को भी नहीं पता था कि लियाकत अली ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाने वाले हैं, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में होने वाले PSL मैचों से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देने के लिए बुलाई गई थी। लेकिन रावलपिंडी कमिश्नर ने इसे अपने गुनाह कबूल करने का मंच बना लिया है और यहाँ रुंधे गले से वो पाकिस्तान के चुनावों में हुई हेराफेरी की सच्चाई चीख चीख करके पूरी दुनिया को बताने लगे। रावलपिंडी के कमिश्नर ने बताया कि किस तरह चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों को जिताया गया, जबकि जीते हुए उम्मीदवारों को हरा दिया गया। मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करने के बाद लियाकत अली ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, तो वही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अज्ञात जगह भेज दिया, जबकि रावलपिंडी पुलिस ने उनका ऑफिस भी सील कर दिया। वहीं पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा ने लियाकत अली के आरोपों को खारिज करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने रावलपिंडी के पूर्व कमिश्नर लियाकत अली के आरोपों पर हैरानी जताते हुए इसे हिट एंड रन करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई भी किसी पर भी किसी तरह का आरोप लगा सकता है। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी ने लियाकत अली के पूरे रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर के जांच कराने, वो किसके संपर्क में थे, इसकी पड़ताल करने, उनकी दैनिक गतिविधियों की जांच करने के साथ दोषी पाए जाने पर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग की। दरअसल नवाज शरीफ की पार्टी को शक है कि रावलपिंडी के पूर्व कमिश्नर इमरान फौज और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से चुनावों में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। PMLN को सबसे ज्यादा शक सेना पर है, क्योंकि रावलपिंडी के पूर्व कमिश्नर लियाकत अली ने कहीं भी सेना या फिर फॉर्म 45 पर सवाल नहीं उठाए। यही नहीं, नवाज की पार्टी को लगता है कि कहीं न कहीं लियाकत अली के आरोपों के पीछे इमरान खान की अमेरिका से मिन्नतें हैं, ताकि किसी भी तरह चुनाव नतीजों को खारिज कर इमरान खान सरकार बनवा दी जाए। दरअसल इमरान खान ने अमेरिका से चुनावी धांधली के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, तो वहीं अमेरिका ने इस पर चिंता भी जताई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इमरान का साथ देने का ऑर्डर भी दे दिया है। और भारत ने राजकोट टेस्ट मैच जीत लिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 434 रनों से शिकस्त दी। राजकोट टेस्ट मैच के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल। जायसवाल ने इस टेस्ट मैच में 1-2 नहीं 3 रिकॉर्ड तोड़ डाले। यशस्वी टेस्ट की एक पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। यशस्वी ने दूसरी पारी में 12 छक्के लगाए। इस मामले में उन्होंने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का 30 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। 1994 में श्रीलंका के खिलाफ सिद्धू ने 8 छक्के लगाए थे और इसके अलावा यशस्वी ने एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने टीम के कप्तान रोहित शर्मा का 4 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रोहित ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 19 छक्के लगाए थे। यशस्वी के इस सीरीज में 22 छक्के हो चुके हैं। यशस्वी ने सौरव गांगुली का 17 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वो एक टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले भारत के दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में 534 रन बनाए थे। यशस्वी ने इस टेस्ट सीरीज में 545 रन बना लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार में मंत्री पद न मिलने से कांग्रेस विधायक नाराज हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सीएम चंपाई सोरेन ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, लेकिन खड़गे से मिलने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को नकार दिया। सरकार गठन करने के बाद पहला दिन हम दिल्ली भी आए हैं और हमारा शिष्टाचार भेंट है और बाकी बात हम लोग का बाद में होगा। देखिए वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है। हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है, आप लोग उन लोग बात कर लेंगे। बताया गया कि झारखंड के 12 कांग्रेस विधायक अपनी नाराजगी को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली आ चुके हैं। मैंने वहाँ झारखंड में भी बताया कि उनके कुछ जेन्युइन इश्यूज थे, कुछ उनके अपने क्षेत्र को लेकर कुछ मसले थे और कुछ अपने विदिन पार्टी के उनके कुछ मामले थे। बाकी सरकार से लेकर उनका कोई नाराजगी नहीं है।
झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है और दोनों ही पार्टियों ने साफ कर दिया कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए कल्की धाम में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंदिर की शिलान्यास की बहुत सुंदर, बहुत भव्य तैयारियां यहाँ पर कल्की धाम में की गई हैं। इसकी सुंदर सुंदर शिलाएं राजस्थान से यहाँ पर मंगवाई गई हैं। आप इनका दर्शन कर सकते हैं। कल इन्हीं शिलाओं का पूजन प्रधानमंत्री करेंगे। ये मंदिर विश्व का सबसे अनोखा मंदिर होगा। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह स्थापित किए जाएंगे। शिलान्यास के लिए साधु संतों के साथ गुरुकुल के छात्र भी पहुँचे हैं। कल्की धाम के बाहर राजनीति की झलक भी दिख रही है। इस जगह की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो परिसर जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होगा, इसके ठीक बाहर आप ये पोस्टर्स देखिए। पूरे परिसर के बाहर और अंदर इसी तरह के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। कल्की पीठ के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम को पिछले दिनों ही कांग्रेस ने पार्टी से निकाला था। अब उन्हीं के निमंत्रण पर पीएम मोदी संभल आ रहे हैं। पीएम के आगमन से पहले प्रमोद कृष्णम ने उन्हें आभार भी व्यक्त किया। Zee News.